है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ सृष्टि भी मौजूद है और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में अगले 1 घंटे हम फोकस करेंगे आपके सवालों पर। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको कुछ ही देर में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। और बाजार में अगर हम देखें तो एक दायरे में इस वक्त कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत जो हुई थी वो काफी पॉजिटिव हुई थी, 18,500 के ऊपर मार्केट खुला और उसके बाद देखिए उन्हीं स्तरों के आसपास इस वक्त मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है फेड की बैठक के पहले। तो जो मोमेंटम है इस वक्त वो पॉजिटिव नजर आ रहा है और शानदार मजबूती आज देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। आज रिकॉर्ड लेवल्स बनाए बैंक निफ्टी में 44,000 के लेवल्स हमने देखा बैंक निफ्टी में देखने को मिले। और इसके अलावा कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पर बात करें तो आज सरकारी बैंक निफ्टी में तो तेजी है ही, इसके अलावा ऑटो शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और सरकारी और चुनिंदा सरकारी और आईटी कंपनियों में भी आज अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं कमजोरी अगर देखें तो रियल्टी शेयर में और फार्मा में आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है मार्केट का एक्शन। इस वक्त हम देखें तो अच्छी मजबूती के साथ अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो मिड कैप शेयरों में भी काफी अच्छा एक्शन है और ज्यादातर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो खरीदारी वाले शेयर्स हैं, चढ़ने वाले शेयर्स हैं, वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब करीब 2 शेयर्स ऐसे हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो ये है मार्केट का एक्शन। और अगर ऐसे में आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। आप हमें योर स्टॉक्स पर अपने सवाल भेज सकते हैं हमें फोन करके 9167329108 इस पर आप हमें फोन कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, दोनों ही एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस वक्त शामिल हो चुके हैं। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर से आशीष महेश्वरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और द स्ट्रीट से कुणाल रामभिया भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। कुणाल, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, मार्केट पर अपनी राय दीजिए। फेड की बैठक के पहले हम देख रहे हैं कि काफी दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आगे के लिए भी ये मोमेंटम जारी रहेगा तेजी का, या फिर अभी इन स्तरों पर कॉशियस हो जाना चाहिए? आपकी क्या व्यू बन रहा है? गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग टू आशीष जी एंड ऑल आवर व्यूअर्स आल्सो। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी हमने देखा करीब करीब 18,800-900 से एक गिरावट देखी और वो गिरावट हमने कल रुकते हुए देखी 18,400 के पास। मैं कम से कम 2 वीक से यही बात कर रहा हूँ कि एक ट्रेंड जो मार्केट में अभी भी ओपन है वो अभी भी बरकरार है। ट्रेंड पॉजिटिव है, काउंटर हायर टॉप हायर बॉटम बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी देखिए तो हायर टॉप हायर बॉटम लंबी अवधि के चार्ट पे इंटेक्ट। नाउ कीपिंग दैट इन माइंड, अगर यहाँ से मुझे किसी ने नई पोजीशन क्रिएट करनी है देन आई विल से बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकती है। हमें निफ्टी जब तक 18,400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक हमें यही रणनीति अडॉप्ट करनी होगी, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट डेफिनेटली कंटिन्यू होंगे। अगर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी में 18,400 का एक सपोर्ट लेवल है जो हमें ध्यान में रखना होगा और उसी के साथ बैंक निफ्टी में 43,200 का जो सपोर्ट है वो हमें ध्यान में रखना होगा। और इंडेक्स जब तक इन दोनों सपोर्ट लेवल के ऊपर है तब तक हमें डेफिनेटली बाइंग करके चलना होगा। बिल्कुल है। तो अभी भी आप बाइंग की रणनीति यहाँ पर अपना के चल सकते हैं। आशीष जी, आपसे एक बार राय बैंक निफ्टी पर लेना चाहेंगे। शानदार तेजी देखने को मिल रही है इस वक्त बैंक निफ्टी में। आज रिकॉर्ड हाई भी हमने बनते हुए देखे। क्या व्यू बन रहा है आपका बैंकिंग स्टॉक्स पर? और स्पेस में इस वक्त छोटे मझोले शेयर में भी हम देख रहे हैं कि शानदार मोमेंटम बन रहा है। स्पेस से आपको कोई अच्छा लग रहा है या फिर बड़े लार्ज कैप बैंकों के साथ ही आप जाना चाहेंगे इस वक्त? आशीष जी, आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, थैंक यू। तो मेरा मानना है कि जो न्यू हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं, इसके बाद भी आपको आने वाले दिनों में और नए हाई देखने को मिलेंगे। अब उसके पीछे 2-3 रीजन है जो मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए। सबसे पहले तो जो एक सेक्युलर रन बना हुआ है पीएसयू मिड कैप स्टॉक्स में वो और जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी काफी वैल्यूएशन गैप है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में।
दूसरा जो मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक 3 to 4 टाइम्स मिल रहे हैं, ये अभी भी स्टॉक 1 to 1.25 टाइम्स पे ट्रेड हो रहे हैं। तीसरी बात, ये काफी अंडर ओन्ड स्टॉक है। यदि आप देखें तो यहाँ पर मेजोरिटी जो होल्डिंग है, जो छोटे बैंक आप देखते हैं वहां पे 75 to 93% जो होल्डिंग है वो सरकार के पास में है। तो आपके पास में खेलने के लिए बहुत ही कम इक्विटी अवेलेबल है, जिसके कारण से ये जब भी इसमें बाइंग आती है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, तब आप देख रहे हैं कि काफी प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मेरी फेवरेट पिक्स रहेंगी, वो जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मेरा मानना है यहाँ से भी करीब 50% की अपसाइड इन दोनों स्टॉक्स में आगे आने वाले समय में आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि बहुत बेहतरीन नंबर रिडक्शन इन एनपीए और काफी अंडर ओन्ड स्टॉक्स हैं इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स के द्वारा। तो इन दोनों स्टॉक्स पर मेरी नजर रहेगी। जो प्राइवेट स्टॉक्स हैं वहां पर जो मेरे दो फेवरेट पिक रहेंगे वो है बंधन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक। ठीक है, तो प्राइवेट स्पेस से बंधन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इस पर आप नजर रख सकते हैं। और सरकारी बैंकों में सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दोनों बैंक अच्छे लग रहे हैं। तो इस पर छोटे मझोले बैंक काफी आकर्षक नजर आ रहे हैं स्तरों पर। और यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। और चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता ही दिया है, और इस वक्त पहले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोमनाथ जी, सोमनाथ जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम, मैं सोमनाथ बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। बैंक ऑफ बड़ौदा में 400 शेयर एवरेज 76 भाव से लिया हुआ है। ओके, ठीक है, आप समय दे सकते हैं और स्टॉक को? मेरे पास फुल टाइम है। और दूसरा यह है कि पीएनबी में भी मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। क्या करूँ मैडम कि अभी इसमें ही आ जाऊँ वापस बैंक ऑफ बड़ौदा पे ही? ठीक है आशीष जी, देखिए अभी हम बैंकिंग स्टॉक्स पर बात ही कर रहे थे, और जो पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी सवाल बैंकिंग शेयरों को ही लेकर है। ये जो पूरा सेक्टर है, ये इस वक्त इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को काफी अट्रैक्टिव भी नजर आ रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, पहले तो सोमनाथ जी मुबारक हो आपको, काफी अच्छे लेवल पर है इस वक्त। 75 का आपका जो एवरेज भाव है, काफी अच्छे डिसीजन लिए आपने, और उसका देखिए फायदा भी हो रहा है। करीब 47,000 का मुनाफा इनको इस वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा में हो रहा है। आशीष जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में ही इनको निवेश रखना चाहिए, या फिर पीएनबी भी इनको अच्छा लग रहा है, उसमें भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा तो काफी बेहतरीन उनका पिक रहा है, और अभी भी इनफैक्ट जो जिनके पास नहीं है, तो मेरा सलाह रहेगी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था, एक तो काफी अंडर ओनरशिप है। यदि सरकार और इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग मिला के देखें तो करीब 92% हिस्सेदारी उनके पास है, सिर्फ 8% का फ्लोटिंग स्टॉक है। और जो लास्ट ईयर के नंबर्स आए थे, जहां पे उनका मुनाफा 1400 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 7000 करोड़ का हो गया था, और इस साल कम से कम मुनाफा ये बैंक 9.5 से 10,000 करोड़ करने वाला है। और बुक वैल्यू के पास शेयर अवेलेबल है, तो 1 लाख मार्केट करोड़ पे यदि आपको 10,000 करोड़ का मानने वाला बैंक मिल रहा है, तो आप इसमें गलत नहीं हो सकते। मेरी मानना सलाह रहेगी कि आपकी जो होल्डिंग है वहां पे बने रहें। ऐसे ही पीएनबी में भी हमने देखा है कि कंटिन्यूस एक फॉल इन एनपीए है। जरूर उतने नंबर्स बड़े नहीं है, बट अब इम्प्रूवमेंट नंबर्स में आने लगा है, और अपने बुक वैल्यू के पास ही स्टॉक मिल रहा है। तो इनफैक्ट आपको नए एंट्री की सलाह रहेगी पीएनबी में, और मेरा लक्ष्य अगले 1 साल का पीएनबी में करीब 80 रुपए का है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा होल्ड और बाई सलाह है, और पीएनबी में भी नई बाइंग की सलाह रहेगी। बिल्कुल, पीएनबी भी अच्छा लग रहा है। और आशीष जी 80 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं पीएनबी के लिए। कल कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई थी, पीएनबी पर अपग्रेड था और 72 के लेवल्स देख रहे थे। तो बिल्कुल ये बैंक भी अच्छा लग रहा है, इन स्तरों पर आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अगले दर्शक कानपुर से जुड़ चुके हैं, सर्वेश जी। सर्वेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैम, मेरे पास टाटा पावर के 600 शेयर हैं। मैंने 60 रुपए के भाव पे खरीदे थे। इसको मैडम मैं होल्ड करूं लॉन्ग टर्म के लिए कि इसको ये सेल कब करूं? लिया था आपने सर्वेश जी? मैडम ये मेरे को 2 साल हो रहे हैं, जब ये अपना कोविड का ये हुआ था तब। 2 साल हो रहे हैं, राइट, हमने देखा भी था।
करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया स्तरों पर एंट्री की थी। आपको भी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए, काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है सर्वेश जी को। और देखिए कोरोना के समय हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा टूटा था ये शेयर, 40-50 के आसपास भी आ चुका था। और उसके बाद हमने देखा कि जब कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटे, पावर डिमांड वापस आई, और उसके बाद हमने देखा टाटा पावर जैसे शेयरों में एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली और उसका क्लियरली इनको फ़ायदा हो रहा है। 2 साल में ही देखिए इनका जो निवेश है वो काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है और करीब करीब 95,000 से ज़्यादा का यहाँ पर प्रॉफिट इनको इस वक्त हो रहा है। आशीष जी, आप ही सजेस्ट करिए टाटा पावर पर आगे के लिए आपको आउटलुक क्या लग रहा है? कंपनी में अभी भी बने रहना चाहिए या फिर मुनाफा बुक करके निकल जाए? नहीं, मेरा मानना है टाटा पावर ऑफ लेट बहुत ही अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है पावर सेक्टर में। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से एक बार निकल जाएं, क्योंकि आपको काफी बेहतरीन मुनाफा ऑलरेडी यहाँ पर हो रहा है। बट ओवरऑल एक इस सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है, जो पावर प्रोड्यूसर कंपनीज है, वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही, क्योंकि जो मार्जिन है वहाँ पर एक कंटिन्यूस प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। तो मेरी सलाह रहेगी टाटा पावर से निकल जाएं, और इसके बजाय मैं आपको 2 दूसरे स्टॉक सजेस्ट कर सकता हूँ जो इसी फील्ड में है, जहाँ पर हाँ हमने देखा है कि ऑफ लेट स्टॉक में परफॉर्मेंस भी आ रहा है। तो पहला स्टॉक रहेगा SW सोलार। मेरा मानना है कि ये कंपनी एक बड़ी लीग में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रही है, क्योंकि सोलार जो जितने भी नए बड़े पावर प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जो ESG की गाइडलाइंस आ रही है, तो उस हिसाब से मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स लगने वाले हैं इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, वो सोलार एनर्जी में लगने वाले हैं, जहाँ पे ये काफी बड़ा मैन्युफैक्चरर है सोलार का और EPC कॉन्ट्रैक्टर है। तो SW सोलार में निवेश कर सकते हैं। दूसरा ऐसे ही एक स्टॉक स्वान एनर्जी है, जहाँ पर अभी हमने ऑफ लेट अच्छा मोमेंटम आता देखा है और काफी बेहतरीन नंबर्स भी देखने को मिले। तो इन दोनों स्टॉक में से आप कोई भी चूज करके वहां निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक्स भी आपको सुझा दिए गए, आप वहां पर निवेश कर सकते हैं। टाटा पावर में अभी इन स्तरों पर निकल जाने की राय होगी। मुनाफा आपको हो रहा है, मुनाफा प्रोटेक्ट करिए अपना, और टाटा पावर से निकलने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। चलिए टाटा ग्रुप की ही दूसरी कंपनियों पर अब फोकस करते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, इटीना स्वदेश ने टाटा मोटर्स के एक IPO की बात की थी, और उस खबर पर देखिए अब मुहर लग चुकी है। और टाटा मोटर्स एक लंबे अंतराल के बाद, करीब 19 साल बाद टाटा टेक के IPO लेकर आ रहा है, और यहाँ पर मंजूरी भी मिल चुकी है इस IPO को। इस पर और ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ अनुराग जोशी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए और क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस IPO से जुड़ी? हाँ, हमने एक खबर ईटी नाउ स्वदेश पर नवंबर 16 को ब्रेक की थी। टाटा मोटर्स के एक बोर्ड कमेटी ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO प्लान को इन प्रिंसिपल स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कल एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया कि टाटा मोटर्स इस IPO के ज़रिए अपना कुछ स्टेक बेचने का प्लान कर सकता है। और टाटा मोटर्स का टाटा टेक्नोलॉजीज़ में 74% भागीदारी है, और अन्य भागीदारी कुछ टाटा कंपनीज़ की है, और एक सिंगापुर की फंड है अल्फा TC होल्डिंग्स, उसकी भी कुछ भागीदारी इस कंपनी में है। अभी ये IPO अहम है क्योंकि ये पहला IPO होगा। जब अगर ये आगे इसकी बात आगे बढ़ती है तो ये पहला IPO होगा जो टाटा ग्रुप के किसी कंपनी ने किया है 2004 से। 2004 में TCS ने अपने शेयर्स की लिस्टिंग की थी, और ये IPO का प्लान ऐसे टाइम आ रहा है जबकि एक और टाटा कंपनी रूप से अपने ऑफर डॉक्यूमेंट की प्री फाइलिंग कर दी है। अभी पिछले महीने ईटी नाउ स्वदेश ने पर हमने ये खबर भी ब्रेक की थी, और हमने कुछ अधिक जानकारी दी थी कि जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ की IPO है उसके लिए कंपनी संभवतः अगले 3 माह जो कि जनवरी से मार्च का पीरियड है उसमें अपने ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की फाइलिंग कर सकती है। और जो अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही है जो अप्रैल जून का पीरियड है, उसमें शायद ये IPO आ सकता है।
बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सभी जानकारी हमारे लिए लेकर आने के लिए। और देखिए ईटीना उत्तर प्रदेश की खबर हमने आपको पहले ही बता दी थी और उस पर मुहर लग चुकी है। टाटा टेक का आईपीओ अभी फिलहाल आने की खबर है और टाटा प्ले 2023 में माना जा रहा है कि 2 आईपीओ टाटा ग्रुप लेकर आएगी। टाटा टेक को मंजूरी मिल चुकी है और टाटा प्ले के आईपीओ भी आने की बात यहाँ पर की जा रही है। और 2004 के बाद जब टीसीएस की लिस्टिंग हुई थी उसके बाद अभी एक लंबे अंतराल के बाद ये आईपीओ आने वाले हैं टाटा ग्रुप की तरफ से। आशीष जी, आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे इस खबर पर। हमने जो खबर ब्रेक की थी अब उस पर एक मुहर भी लग चुकी है। कितना एक्साइटमेंट है इन दोनों कंपनियों के आईपीओ को लेकर? आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं इस न्यूज़ को? जी बिल्कुल, दोनों ही बेहतरीन आईपीओ रहेंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा प्ले दोनों अपने क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां हैं और जो मार्केट शेयर, जैसे टाटा प्ले के पास में डीटीएच मार्केट का काफी बड़ा मार्केट शेयर है, तो बिल्कुल एक इन्वेस्टर्स का रुझान रहने वाला है। और जैसे ही टाटा टेक्नोलॉजीज में भी निवेशकों का रुझान रहेगा, तो जैसा अभी हम बात कर भी रहे थे कि टाटा मोटर्स की चूंकि यहाँ पे अच्छी बड़ी हिस्सेदारी है, तो एक वैल्यू अनलॉकिंग का जो बेनिफिट टाटा मोटर्स को यहाँ पे मिलने वाला है। बट मेरी सलाह रहेगी थोड़ा सा एक न्यूज़ पे आके जंप करके स्टॉक को अभी बाय नहीं करना चाहिए टाटा मोटर्स का, क्योंकि जो उनके सेल्स के नंबर्स वगैरह हैं वहाँ पे उतना रोबस्टनेस अभी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि न्यूज़ ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, बट स्टॉक परचेज करने के लिए अभी थोड़ा सही समय नहीं है टाटा मोटर्स का। ठीक है, तो टाटा मोटर्स अभी जल्दीबाजी में परचेज ना कीजिए, थोड़ा समय दीजिए स्टॉक को, ये राय आपको दे दी गई है। चलिए अब अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। महाराष्ट्र से हमारे साथ अविनाश मौजूद हैं इस वक्त। अविनाश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैम, मेरे पास एचएफसीएल के 400 शेयर है 78 के भाव से जी तो अभी क्या सेल करना चाहिए या रुकना चाहिए? ओके ठीक है। कुणाल आप सजेस्ट करिए। 78 के भाव पर लिया हुआ था और हल्का मुनाफा इनको हो रहा है, 85 के पास कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। निकल जाए जो भी मुनाफा हो रहा है इसको लेके, या फिर कोई स्टॉप लॉस आप सुझाएंगे इन्हें? सो पूजा, अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इस काउंटर में हमने देखा कि जुलाई की बॉटम से लेके अब तक एक पॉजिटिव ट्रेंड डेफिनेटली ओपन हुआ है। काउंटर ने जो बॉटम बनाई थी वो करीब 55 की थी और वहां से अभी 85 पे चल रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं तो जुलाई 2021 से लेके अब तक ये काउंटर 90-95 के स्टॉप लेवल पे आके अपना दम तोड़ देता है। 90 के लेवल्स भी यहाँ से 5 रुपए 6 रुपए दूर है। सो हमारे व्यूअर को एक सलाह बनेगी, एज ऑफ नाउ होल्ड करिए। ये काउंटर करीब 90 पहुंचता है, एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर ये काउंटर फिर से 97 98 के ऊपर डिसाइसिवली जाता है तो हम इसे रिविजिट करेंगे और पोजिशनली ऐड करेंगे। बट फॉर टाइम बिंग 90 पे एक प्रॉफिट बुक करने की सलाह बनेगी। ओके ठीक है, तो 90 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है, ये राय HFCL पर। चलिए एक करते हैं हमारी खास पेशकश का कमोडिटी की ABCD। और हर दिन आपके लिए कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को आसान भाषा में हम आपके लिए लेकर आते हैं और इसे लेकर मौजूद है हमारे सहयोगी विश्व मोहन। विश्व मोहन बताइए आज का टॉपिक क्या है? आज एक काफ़ी पॉपुलर पैटर्न है जो कमोडिटी मार्केट में भी इस्तेमाल होता है, इक्विटी मार्केट में भी इस्तेमाल होता है। चाहे तो आप ट्रेडिंग के लिए भी या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न, जो यू शेप का बनता है और कप और हैंडल के आकार का होता है। इस पैटर्न को समझने के लिए पहले चार्ट को के जरिए मैं बताता हूं। एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है जहां पर तेजी का रुख है और वही तेजी जारी रहेगी, लेकिन तेजी से पहले कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है और ये 7 से 65 हफ्ते तक का भी वक्त ले सकता है। तो वो उस वक्त के हिसाब से आपको कंसोलिडेशन दिखेगा। उसके बाद वो यू शेप का पूरा कप तैयार होगा, फिर उसके बाद हैंडल के आकार का यहां पर पैटर्न बनेगा। इस पैटर्न के जरिए आप समझिए यहां पर तेजी का ट्रेंड था, यहां तक बाजार गया, फिर रिट्रेस किया। रिट्रेस 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और पूरा टाइम लिया यहां पर और एक यू शेप का कप तैयार हुआ और फिर यहां पर हैंडल की तरफ के कैंडल्स बने और जब इस लेवल के ऊपर जब ब्रेकआउट आता है
तो यहाँ का जो टारगेट होगा, जितनी गहराई इस कप की होगी ऊपर की तरफ उतना ही टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कप एंड हैंडल पैटर्न काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है इक्विटी मार्केट में भी और यहाँ पर भी है। तो एक तेजी का ही कंटिन्यूएशन पैटर्न है और काफी इस्तेमाल होता है और काफी सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, तो ये है एक ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में हमने आपको बताया, कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसका कि इस्तेमाल कमोडिटी मार्केट में भी किया जाता है और साथ ही साथ इक्विटी मार्केट के ट्रेडर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी बारीकियां हम आपको बता रहे थे। विशुभम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सभी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। हमें व्हाट्सएप के जरिए भी कुछ सवाल आ रहे हैं और करनाल से जगजीत सिंह जी ने सवाल भेजा है हमें। इनके दो क्वेश्चंस हैं। पहला तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इनके पास 500 शेयर्स 50 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। कुणाल, आप ही सजेस्ट करिए। अभी बैंकिंग शेयरों के बारे में तो हमने काफ़ी एक डिटेल डिस्कशन किया, लगातार तेजी देख रहे हैं हम और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी ऐसा ही कुछ पैटर्न देखने को मिला और इनको भी काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है क्योंकि शेयरों की संख्या अच्छी है। 500 शेयर्स इन्होंने लिया हुआ है। क्या करना चाहिए? मुनाफा लेकर निकल जाएं या अभी भी बने रह सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? सो पूजा, टेक्निकल्स में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ट्रेंड को। जब तक ये ट्रेंड ओपन होता है तब तक हम मुनाफा वसूली ना करें, वो बेटर होता है। सो हमें ध्यान में रखना होगा कि ये काउंटर जो एक्सट्रीम लो लेवल से आया हुआ है, अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम बनाया जा रहा है। थोड़ी सी रुझान शायद वीकनेस में बदल हो सकती है, बट एज ऑफ नाउ ट्रेंड इज इंटैक्ट। सो हमारे व्यूअर को एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और वो है 56 का। जब तक ये काउंटर 56 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, होल्ड करिए। और ये काउंटर अगर 65 के नजदीक पहुंचता है तो एक बार रिविजिट करेंगे और शायद वहां पे हम मुनाफा वसूली का सजेशन देंगे। बट एज ऑफ नाउ होल्ड ऑन टू द काउंटर विद द टारगेट ऑफ 65। राइट, तो ट्रेंड इज ट्रेंड, ट्रेंड के साथ रहिए अभी फिलहाल। स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस जरूर लगाइए अपना मुनाफा प्रोटेक्ट करने के लिए। एक और सवाल आया इनका, कुणाल आप ही सजेस्ट करिए। बजाज फाइनेंस 50 शेयर्स 6000 के भाव पर लिया हुआ था और यहाँ पर भी इनको गेन हो रहा है। 6600 के ऊपर इस वक्त देखिए बजाज फाइनेंस कारोबार भी कर रहा है। यहाँ पर क्या सुझाएंगे आप इन्हें? सो पूजा, बजाज फाइनेंस ने एक बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है अपना करीब करीब अगस्त से लेके अब तक। देखिए, ये काउंटर चल रहा था 7500 पे और वहां से लुढ़क कर ये काउंटर 6500 तक आ चुका है। आज का दिन ऐसा पहला दिन है जहां पे हमें एक मैसिव रिवर्सल देखने मिला है इंट्राडे चार्ट में। करीब करीब 1.5% प्लस है। सो अब ये लेवल से अब नई बाइंग भी की जा सकती है बिकॉज हमारे व्यूअर के पास ऑलरेडी पोजीशन है। तो हम उसे एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर पाएंगे और वो है 6400 का। 6400 के नीचे अगर ये काउंटर जाता है तो हमें शायद थोड़ी सी चिंता बरतनी होगी। अदरवाइज यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। 7200 के टारगेट से इसमें बने रहने की सलाह बनेगी। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक में बजाज फाइनेंस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आपके दोनों ही स्टॉक में ये राय सुझा दी गई है। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय इस वक्त दी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ पुणे से अगले दर्शक जुड़े हैं। विक्रम मौजूद है हमारे साथ। विक्रम जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। हाय, मेरा सवाल ये है, मेरे पास स्टार हेल्थ के 16 शेयर है जो मैंने 900 रुपए में लिए थे, और दूसरा है विप्रो, मेरे पास 14 है जो मैंने 575 पे लिए थे। सो व्हाट शुड आई डू नाउ? ओके, स्टार हेल्थ और विप्रो, इन दोनों में ही नुकसान काफ़ी आपको हो रहा है और स्टार हेल्थ तो ऐसा लग रहा है आपने शायद काफ़ी ऊपरी स्तर पर ले लिया है। जब इसकी लिस्टिंग हुई थी और आईपीओ आया था उसी समय की खरीद लग रही है आपकी। आशीष जी, दोनों स्टॉक पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इन्हें, स्टार हेल्थ में भी और विप्रो में भी। सबसे पहले तो स्टार हेल्थ पर सुझाइए। 900 के लेवल्स पर इनकी एंट्री हुई है, क्या करें अभी? बने रहना चाहिए या फिर निकल जाए स्टॉक से? नहीं, मेरा सलाह निकल जाने की रहेगी। उसके पीछे अगेन रैशनल ये है कि हमने बिल्कुल 900 रुपए के बाद से सेलिंग स्टॉक में इनफेक्ट 500 रुपए तक के लेवल्स देखे और अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। बट अभी भी कोई बड़ी बाइंग का यहाँ पे किसी का इंटरेस्ट नहीं है। जून टू सितंबर क्वार्टर में भी इसके जो नंबर्स आए थे वो खराब थे, काफी डिप था लास्ट क्वार्टर में। तो मेरी सलाह रहेगी इस स्टॉक से निकल के आप इंश्योरेंस सेक्टर में ही रहना है तो LIC के स्टॉक पे आप निवेश अब कर सकते हैं, क्योंकि अब जिस हिसाब से LIC में नए फंड्स की बाइंग हो रही है
और जो नंबर्स LIC के आ रहे हैं, तो इस स्टॉक की काफी बड़ी री-रेटिंग होने वाली है। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टार हेल्थ को बेच के LIC में शिफ्ट करें। तो यहाँ पे करीब 100 से 150 रुपए तक की अपसाइड मुझे एक शॉर्ट टर्म में नजर आती है। जहाँ तक विप्रो की बात है, तो विप्रो भी मैं बेयरिश हूँ, क्योंकि IT एज अ सेक्टर मुझे कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है। तो मुझे लगता है इसकी बजाय आप इंडियन बैंक के स्टॉक में निवेश करेंगे तो आपको करीब 31% की अपसाइड अगले 3 से 6 महीने के बीच में मिल सकती है। ठीक है। तो ये राय आप भी फिलहाल आपको दोनों ही शेयरों में नुकसान हो रहा है तो निकल जाइए, क्योंकि आपका नुकसान फिर और ज़्यादा बढ़ भी सकता है। ज़्यादा जल्दी रिकवरी के भी कुछ संकेत दिख नहीं रहे हैं इस वक्त। तो इंडियन बैंक ये कुछ एक स्टॉक आपको सुझाया गया, LIC भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको इंश्योरेंस स्पेस में लेना है तो वहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। ये राय इस वक्त आपको दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ें और उड़ीसा से शुभम जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त फोन लाइन के जरिए। शुभम नमस्कार, क्या है सवाल आपका, पूछिए। मैं शुभम हूँ, मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। मेरे पास बिरला सॉफ्ट के 100 शेयर है 293 भाव पर, क्या करूँ? शुभम आप सुन पा रहे हैं हमें? और चलिए इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल है हमारे पास। बिरला सॉफ्ट के शेयर्स हैं 150 शेयर्स 290 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है और इस वक्त देखें तो इनको हल्का मुनाफा हो रहा है, 306 के पास कारोबार कर रहा है। बट हमने देखा कि इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल्स भी देखे होंगे जो इनकी खरीद लेवल है, बट उसके बाद से स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड ही नजर आ रहा है। पिछले काफ़ी समय से पिछले एक आध हफ्ते से हमने देखा कि स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है बिरला सॉफ्ट के शेयर में। जिस तरह से प्रेशर इस वक्त हम देख रहे हैं तमाम IT कंपनियों में देखने को मिल रहा है। कुणाल, आप क्या सजेस्ट करेंगे बिरला सॉफ्ट में? जो भी मुनाफा है थोड़ा बहुत लेकर निकल जाना चाहिए इन्हें, या फिर बने रहे अभी भी? सी पूजा, जिस तरह आपने बताया, हमने IT सेक्टर में, पूरे सेक्टर में इनफैक्ट अच्छा खासा दबाव देखा हुआ है। और जनवरी 2022 की अगर बात करें तो बिरला सॉफ्ट वाज ट्रेडिंग नियर टू 600, वहां से ये काउंटर 250 तक आया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देखने मिल रहा है कि काउंटर सितंबर से लेके अब तक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा चुका है। डाउनसाइड यहाँ से प्रेजेंट लेवल से बहुत ही कम लग रही है। अगर इस काउंटर में एक रुझान देखनी होगी तो आई थिंक वो 340 350 के ऊपर ही देखने मिलेगी। सो हमारे व्यूअर का अगर थोड़ी सी लंबी अवधि का नजरिया है तो इस लेवल पे बने रहने की सलाह बनेगी। और अगर ये काउंटर 340 350 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा अग्रेसिव होकर भी इसमें बाइंग करेंगे, बट फॉर टाइम बिंग बने रहे अगर लंबी अवधि का नजरिया होगा तो। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो डेफिनेटली एक बार यहाँ से जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो लेके निकल जाए और इसे ध्यान में रखें, 340 के ऊपर हम रिविजिट करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो ये रहा अभी फिलहाल बिरला सॉफ्ट में आपको दे दी गई। आशीष जी, इनफैक्ट IT स्टॉक्स पर आपका व्यू भी एक बार लेना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले विप्रो पर भी सवाल आया और आप उसमें बेरिश ही थे। ये जो IT स्पेस में इस वक्त पूरा दबाव चल रहा है, क्या व्यू बन रहा है आपका ओवरऑल सेक्टर पे? कब तक ये करेक्शन जारी रह सकता है और क्या इस स्पेस में कोई अट्रैक्टिव पिक है आपको इस वक्त जो पसंद आ रही है, एंट्री लेने के लिहाज से इस वक्त सही नजर आ रहा है? जी, सबसे पहले तो बिरला सॉफ्ट पे मैं कमेंट करना चाहूंगा। यदि पिछले 1 साल में बिरला सॉफ्ट का प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक अपने हाई से आधा हो गया है। और रीजन ये है कि FIs ने इस स्टॉक में करीब 7-8% अपनी होल्डिंग कम की है और ये सारी होल्डिंग जमा रिटेल पब्लिक ने कर ली है, क्योंकि जब ट्रेडिंग का माहौल रहता है तब आप उसमें ट्रेड करने के लिए परचेज कर लेते हैं। तो मुझे लगता है अभी काफी समय लगेगा बिरला सॉफ्ट के जैसे स्टॉक्स को चलने में दोबारा, तो अवॉइड करने की सलाह है। और IT एज अ पैक, एक बड़ा इशू ये है कि जो नैस्डैक की लिस्टेड IT कंपनीज है वहां पर जो प्राइस करेक्शन हुआ है 50 से 75% तक भाव का जो प्राइसेस का इरोशन वहां पे हो चुका है। तो जब भी कभी पहले बाइंग आएगा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की, तो सबसे पहले वो बाइंग आएगा नैस्डैक लिस्टेड स्टॉक्स पर जिनको जहां पर उनका एक्सपोजर ज्यादा है या वो जो उनको एवरेज करना है, ना कि इंडियन मिड कैप ITs पे। तो इसलिए हमने देखा है कि कभी भी नैस्डैक के अप होने के बाद इंडियन IT स्टॉक्स चलते हैं तो वो जो रैली है 1 या 1.5 दिन में फिजल आउट हो जाती है। तो मेरा अभी भी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा IT स्टॉक्स में बार्गेन हंटिंग नहीं करना चाहिए। जो सेक्टर अभी अच्छे लाइमलाइट में है, जो इंडिया स्पेसिफिक स्टोरीज है, फोकस हमें वहीं करके चलना चाहिए जहां आपको
कोई क्वार्टरली रिजल्ट या करेंसी के हेडविंड्स या इस टाइप के कोई डेवलपमेंट वहाँ देखने को ना मिल रहे हो। तो आईटी एज अ सेक्टर पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। मेरा मानना है कि इसके बजाय पीएसयू बैंक्स हैं या सीमेंट है, डिफेंस है, रेलवे है, ये सारे सेक्टर्स पे नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी पर प्ले करिए। जो इंडिया फोकस्ड स्टॉक्स है, डिफेंस प्लेज हैं, उन पर आप फोकस करिए। आईटी में अभी फिलहाल इतना पॉजिटिव रुझान नहीं नजर आ रहा है। चलिए अब व्हाट्सएप के जरिए कुछ और भी सवालों को ले लेते हैं। विनायक श्रीवास्तव जी का सवाल आया है डिलीवरी पर 250 शेयर्स 492 पर इन्होंने लिया हुआ है, 492 पर, और नुकसान इनको काफ़ी यहाँ पर हो रहा है। इस वक्त 374 के पास कारोबार कर रहा है। आशीष जी, आप ही सजेस्ट करिए डिलीवरी में क्या करें। काफ़ी सारे सवाल इस पर पूछे जाते हैं। मुझे याद है आपसे भी काफ़ी बार इस स्टॉक को लेकर चर्चा हो चुकी थी। नुकसान काफ़ी हो रहा है इन्हें, अभी क्या करें डिलीवरी में? कुछ आपको व्यू नज़र आ रहा है इनका, कुछ भरपाई हो सकती है नुकसान की, या फिर निकल जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भरपाई यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि जो न्यू जनरेशन कंपनीज, जो पर्टिकुलरली ट्रैक ड्रिवन कंपनीज हैं या जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, जिनके हाई वैल्यूएशंस है, तो एक जो इंस्टीट्यूशन निवेशक हैं वो उस स्टॉक्स में से शाय कर रहे हैं या उनको अवॉइड कर रहे हैं। तो चाहे वो पीवी इंफ्राटेक हो, नायका हो, या पेटीएम हो, डिलीवरी हो, सभी स्टॉक्स का सेम इशू है। तो मेरी सलाह रहेगी कि किसी भी राइज पे इस स्टॉक में से आप भी निकल जाएं, क्योंकि एक तो बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड हो गई है। ये जो डिलीवरी का बेस मॉडल है, पहले डिलीवरी ने जब स्टार्ट किया था तब उनका काफी अच्छा पोजीशन था ई कॉमर्स डिलीवरीज में, बट अभी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के आने के बाद में बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस हो गया है। तो मुझे लगता है कि आप डिलीवरी से निकल जाएं। और दोबारा से मैं आपको 2 बैंकिंग स्टॉक सजेस्ट करता हूँ जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। पहला तो कैथोलिक सीरियन बैंक है, जो 250 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इससे 4,500 करोड़ रुपए में आपको एक कंपनी जिसका काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, फेयरफैक्स उनके प्रमोटर है, एनपीए 100 करोड़ के भी नहीं है। तो इस टाइप के स्टॉक आपको जब मिल रहे हो तो हमें जो डिलीवरी लेने का जरूरत नहीं है। और उसके अलावा जैसे हम पहले बात कर रहे थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, बहुत ही बेहतरीन शिफ्ट हुआ है उनका जो कॉर्पोरेट से रिटेल लोन बुक के ऊपर। तो ये मिनी एचडीएफसी इन मेकिंग है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो बिल्कुल इस स्टॉक पे भी एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी, और 1 साल का आप पेशेंस रखें, इसमें अच्छे गेन्स मिलेंगे दोनों स्टॉक्स में। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। डिलीवरी में जल्दी कुछ भरपाई आपके नुकसान की हो पाएगी, इसकी उम्मीद अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। तो निवेश अपना जो है वो शिफ्ट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और अपडेट हम आपको देते हैं। हमेशा की तरह हम आपके लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी जुड़ा एक अपडेट लेकर आते हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिल रहा है, और नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड हाउसेस ने क्या खरीदा, क्या बेचा, इसकी एक पूरी डिटेल रिसर्च लेकर हमारे साथ सौमित इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौमित, बताइए। तो अगर आप देखेंगे तो पहले तो नवंबर महीने में जो कैश डिप्लॉय किया था वो 76% लोअर था ऑन मंथ बेसिस। और अगर सेक्टर वाइज हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने एक्सपोजर ऐड किया है फाइनेंशियल सर्विस और ऑयल एंड गैस सेक्टर में, और रिड्यूस किया अपना एक्सपोजर डिस्क्रिशनरी एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर में। और कैश लेवल्स की अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो वो भी कम हुआ है 30 बेसिस पॉइंट्स ऑन मंथ बेसिस। अब स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो लार्ज कैप में आप देख ही सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स दिख रहा है आपको प्लेट में, टाटा स्टील, जोमैटो, एनटीपीसी, ओएनजीसी और नायका। बट 2 स्टॉक में हाईलाइट करना चाहूंगा, वो है एनटीपीसी और नायका। ये दोनों ही कंपनीज के शेयर प्राइस में वीकनेस देखने को मिली थी नवंबर महीने में, और म्यूचुअल फंड्स ने क्लियरली ये अपॉर्चुनिटी में उन्होंने स्टॉक्स शेयर्स ऐड किए हैं इन 2 स्टॉक्स के। अब मिड कैप में अगर हम देखें तो 51% रनअप हमें यूनियन बैंक के शेयर प्राइस में दिखा था, बट इसके बावजूद म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा शेयर्स यूनियन बैंक के ही खरीदे हैं नवंबर महीने में। और उसके अलावा अगर हम देखें तो डिलीवरी के शेयर प्राइस में भी वीकनेस थी नवंबर महीने में, और म्यूचुअल फंड्स ने ये अपॉर्चुनिटी ली है जहां पे उन्होंने स्टॉक्स ऐड किए हैं। और इंडियन होटल, ये एक स्टॉक है सेलिंग साइड में, ये एक स्टॉक था जो एमएससीआई इंडेक्स में ऐड हुआ था, और फिर भी म्यूचुअल फंड्स ने अपने शेयर्स इंडियन होटल्स में बेचे हैं
नवंबर मंथ में। हम स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो 10 to 16% का रनअप देखने के बावजूद स्टॉक जैसे कि सुजलॉन, एक्साइड, आरबीएल बैंक और एनएलसी, ये सारे स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। और इजी ट्रिप, जिसमें अभी हमें करंटली काफी डाउन ट्रेंड दिख रहा था स्टॉक में, ये स्टॉक जो 30% चला था नवंबर महीने में, उस महीने में म्यूचुअल फंड्स ने एग्जिट किया है अपने पोजीशंस इजी ट्रिप से। उसके अलावा एक और ट्रेंड हमें देखना चाहिए जहां पे 3 महीने के टाइम पीरियड में कौन से शेयर्स म्यूचुअल फंड्स ऐड कर रहे हैं। तो लार्ज कैप में अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक आ जाते हैं, एचयूएल, बजाज फाइनेंस, इन कंपनीज में ऐड किया है शेयर्स। मिड कैप में अगर हम देखें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, अल्केम लैबोरेटरीज, और स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो तेजस नेटवर्क, बालाजी अमाइंस, फिनोलेक्स, जेएनएफसी जैसे स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने अपने शेयर्स बढ़ाए हैं। तो ये एक एनालिसिस हम आपको बता रहे थे कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कैटेगरी में कहां पर पिछले 3 महीने में हिस्सा बढ़ाया है म्यूचुअल फंड्स ने, कहां पर घटाया है। और एक ट्रेंड जो और नज़र निकल कर आया उसमें ये भी था कि गिरावट में म्यूचुअल फंड यहां पर कुछ स्टॉक्स में एंट्री भी लेने की कोशिश कर रहे हैं और तेज़ी में कुछ स्टॉक्स में यहाँ से एग्जिट भी देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो इसे आप यहाँ पर इसका एक इंफॉर्मेशन, एक अपडेट आपके लिए म्यूचुअल फंड की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए कुछ सवाल भी हमें मिल रहे हैं, उनको भी एक एक करके शामिल कर लेते हैं। झारखंड से जितेंद्र सिंह जी का सवाल आया है टाटा एलेक्सी पर। 30 शेयर्स इन्होंने 8,740 के ऊपर के लेवल पर इन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है और ऐसा लग रहा है काफ़ी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने खरीदारी कर ली है और काफ़ी नुकसान इनको इस वक्त झेलना पड़ रहा है। 62,400 के आसपास का नुकसान इस वक्त इनको इस स्टॉक में हो रहा है। कुणाल, आप सजेस्ट करिए टाटा एलेक्सी में क्या करें? काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेल चुके हैं, क्या कुछ रिकवरी आपको दिखाई दे रही है स्टॉक में या फिर कोई स्टॉप लॉस आप इनको सुझाएंगे या निकल जाएं इस शेयर से? सो पूजा, टाटा एलेक्सी में हमने डेफिनेटली बहुत ही बड़ी गिरावट देखी है। इनफैक्ट अगर टॉप से देखें तो ये करीब करीब 40%, 35%, 40% तक नीचे आ चुका है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये होगा कि नवंबर 2021 से लेके अब तक इस काउंटर ने 6,500 से 6,700 के लेवल को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 6,500 से 6,700 का, ये हम इसे टेक्निकल लैंग्वेज में रोल रिवर्सल बताते हैं, जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता था अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। एज ऑफ नाउ रुझान इसमें डेफिनेटली नेगेटिव है, बट प्रेजेंट लेवल पे एक सपोर्ट की उम्मीद की जा सकती है। सो बिकॉज हमारे व्यूअर ने बहुत ही लंबे समय से इस पोजीशन को होल्ड किया है, मैं यहाँ पे ये इस पोजीशन को होल्ड करने की सलाह दूंगा। इस काउंटर को अगर 6,400 के नीचे हम डिसाइसिवली जाते हुए देखेंगे तो हमें थोड़ी एहतियात इस लेवल से बरतनी होगी, बट अदरवाइज यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये काउंटर अगले कई दिनों में या फिर कई वीक में 7,100 या 7,200 के ऊपर निकलता है तो हमारे व्यूअर को एवरेज आउट करने की सलाह बनेगी। आई थिंक यहाँ से एक बॉटम बन के एक रुझान शुरू हो सकती है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये रहा है टाटा एलेक्सी पर फिलहाल होल्ड करिए क्योंकि निचले स्तरों से एक बाइंग देखने को मिल सकती है और जो भी नुकसान आपको हो चुका है वो रिकवर हो सकता है। तो ये रहा है। रजत जी का सवाल आया है मारुति सुजुकी पर, ये व्हाट्सएप के जरिए में भेजा है। कुणाल, आप ही सजेस्ट करिए। मारुति सुजुकी इन्होंने भी 25 शेयर्स 9,335 के भाव पर लिया हुआ है और नुकसान यहाँ पर भी इनको काफ़ी हो रहा है। और कितना करेक्शन दिख सकता है मारुति सुजुकी में, चार्ट देकर बताइए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या है और क्या करना चाहिए मारुति में? सो अगेन पूजा, मारुति जून से लेके अब तक एक अंडर परफॉर्मर रहा है। आप देखिए तो ये काउंटर 8,500 पे आता है, वहीं से बाउंस लेके 9,300 400 तक जाता है। लेकिन 8,500 की लेवल ऐसी है जो इस काउंटर ने करीब 5 बार टेस्ट की है, बट अब तक ये इसके नीचे नहीं गया है। सो एज ऑफ नाउ यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह बनेगी। हमारे व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर यहाँ पे होल्ड सके तो यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज आउट भी करें। 8,400 के स्टॉप लॉस से नई बाइंग भी की जा सकती है। ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनकी पहली बाइंग ऊपर के लेवल पे है। सो यहाँ पे एवरेज आउट करिए और यहाँ से अगर एक बाउंस आता है तो 9,200-300 के करीब नई पोजीशन जो क्रिएट की हुई है उसमें मुनाफा वसूली भी कर लीजिए और पुरानी पोजीशन को होल्ड करिए। ट्रेंड अब तक नेगेटिव नहीं है, बट नया मोमेंटम इस काउंटर में पिकअप नहीं हुआ है। सो होल्ड करने की डेफिनेटली सलाह बनेगी और इस प्रेजेंट लेवल पे एवरेज आउट करने की भी सलाह बनेगी।
ठीक है, तो एवरेज भी कर सकते हैं आप, होल्ड करिए इस स्टॉक में कोई और या फिर कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा समय आपको देना पड़ सकता है। मारुति सुजुकी में ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई है। चलिए, फिलहाल समय की कमी है, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। कुणाल जी, आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल योर स्टॉक्स में इतना ही।